उसका बॉयफ्रेंड शिवा देवांगन। आजकल का संविधान, न्याय संहिता, कार्यपालिका जो भी है, हमारा कानून कोई भी लड़कों के पक्ष में नहीं है। कोई भी नहीं सुनता हमारी बात। ये कानून ही बेकार है। ट्रेन के सामने कूदकर उसने जान दे दी। जिस तरीके से रहना है रहो। मायके में जाकर बैठ गई लेकिन वहां से आई नहीं। तलाक देना चाहता हूँ कि तुमने उसके साथ में दुराचार किया है, तो वो वहां पर भी हार गया। 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी पत्नी ने गर्भपात की गोली खा ली और उस बच्चे को गिरा दिया बिना किसी अपने पति को बताए कि लड़की का अफेयर पहले भी था। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि मेरे हिस्से का एक भी रुपया उसको या फिर उसके परिवार वालों को या फिर मेरे ससुराल वालों को किसी को भी ना दिया जाए। मेरे हिस्से का जो पैसा है वो मेरे चारों भांजा, मेरी दोनों दीदी आरती और अंजू के दोनों बेटों में बराबर बांट दिया जाए। मेरी पत्नी या फिर मेरे ससुराल वालों को किसी को भी एक पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इतना न्याय मेरे को दिलाइएगा। हमारे देश में महिलाओं को कानून में संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इस समय दुरुपयोग भी काफी ज्यादा हो रहा है। आपको अतुल सुभाष का केस याद तो होगा कि भूल गए। अगर नहीं भूले हैं तो एक अतुल सुभाष छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी सामने आया है। नाम अतुल सुभाष तो नहीं, लेकिन आनंद देवांगन उस लड़के का नाम था, उस युवक का नाम था, जिसने मौत को गले लगा लिया। ट्रेन के सामने कूदकर उसने जान दे दी क्योंकि वो परेशान हो चुका था, हताश हो चुका था कानून के इस झंझावातों से कि उसे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है, अगर कोई लड़की कह दे कि उसके साथ में किसी लड़के ने दुराचार किया है, ये हुआ है, तो खट से उसकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन जहां लड़कों की बात आती है तो वहां पर थोड़ा सा कानून कमजोर दिखाई देता है। ये शायद हमारे सिस्टम और हमारे जो नीति निर्माण है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, लूप होल्स है, जिसके चलते आजकल बेगुनाहों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। मामला है बिलासपुर का, जहां पर एक युवक जिसका नाम आनंद देवांगन है और उसकी शादी हुई थी नवंबर के महीने में 2024 में। लगभग 4 महीने ही हुए थे कि उसकी पत्नी अचानक से उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। चांपा की रहने वाली थी। चांपा से वो बिलासपुर में बहू बनकर आई थी और एक लौता बेटा था आनंद देवांगन अपने परिवार का। उसकी 2 बहनें थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बाद में जैसे तैसे परिवार ने खुशी का माहौल था और बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे आनंद का माँ बाप ने शादी रचाया, ब्याह रचाया। एक अच्छी लड़की उनको लगा, मनपसंद लगा, एक सुभी देवांगन की एक नाम की, चांपा की रहने वाली। और तमाम जो चर्चाएं उसके बाद में हुई कि लड़की अच्छी है और उसके बाद में दोनों ही परिवारों में अच्छा सा संबंध भी बना। लेकिन शादी के कुछ दिन ही हुए थे कि अचानक से सुभी का हाव भाव बदल गया। लड़की वहां पर रहने से मना करने लगी। उसको घूमने का शौक था। पति ने सोचा कि चलो ठीक है, घुमा देते हैं। 4 महीने शादी को हुए थे, जिसमें से 2 महीना उसने पूरे देश के अलग अलग कोनों में अपनी पत्नी को ले जाकर टूर करवाया, एक हनीमून जिसे आप कह सकते हैं ऐसा। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लगातार वो अपने मायके वालों से बात करती। जिस तरह के अभी वीडियो सामने आए हैं, आनंद जिसका नाम है उस युवक का, जिसने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी और मरने से पहले उसने एक 29 मिनट का वीडियो अपने YouTube पर डाला है, जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा कि क्या वाकई आजकल हमारे कानून में इतना महिलाओं को हमने सशक्त कर दिया है, कानून के दायरे में लाके, कि उसका अब दुरुपयोग भी होने लगा है। तमाम तरीके की बातें इस वीडियो के सामने आने के बाद में उठ रही है, क्योंकि जिस ढंग की बातें अतुल जो कह रहा है, आनंद कह रहा है, उसे सुनने के बाद तो यही लगता है कि सच में आज हमारे कानून को थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। जो नीति निर्माण करते हैं, चाहे हमारे देश की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो, इनमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी पुरुषों को भी अब एक नया कानून के स्वरूप में उनको अधिकार देने की बात सामने आनी चाहिए। और जिस ढंग की बातें उन्होंने कही, आगे पूरा वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कुछ कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा और सुनकर आपके दिल को कचोटेगा ये बात कि क्या वाकई हमने ऐसा समाज निर्माण किया है जहाँ पर हमने महिलाओं को इतना बलवान बना दिया है कानून के दायरे में लाकर कि उसका एक बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये आनंद बताता ये है कि उसकी शादी हुई थी, उसके बाद में उसकी पत्नी उससे थोड़ी सी चिड़चिड़ा के रहने लगी थी। वो लगातार कहती कि अपने मायके वालों से दिन भर कईयों बार 20 से 30 बार ऐसे न जाने दिन में कईयों घंटे वो अपने परिवार से बात करती थी। चूंकि परिवार है तो वो भी मना नहीं करता था कि चलो तुमको जो आज़ादी है करो।
शादी के कुछ दिन हुए थे और उसने कहा कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं सलवार पहन के रहूंगी। चलो ठीक है, उसने ये भी कहा, परिवार वाले भी मान गए, उसके सास ससुर भी मान गए, घर की इकलौती बहू है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस तरीके से रहना है रहो। उसने वो भी मान गया। लेकिन बाद में जब वो कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी, तो अचानक से एक रोज़ वो झगड़ा करके चली जाती है। और जाती तो ऐसा है कि लौट के नहीं आती। बार बार इधर से एक डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल जाता है इनके तरफ से, समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो जाते, पदाधिकारी जाते मनाने के लिए कि बेटी आ जाओ, घर की बहू हो। इस तरह से लोग तरह तरह की बात बोलेंगे, लेकिन एक नहीं मानी, वो अपने मायके में जाकर बैठ गई, लेकिन वहाँ से आई नहीं। अब आखिरकार गुस्से में आकर उसने एक दिन तलाक की अर्जी के लिए कह दिया कि मैं तलाक देना चाहता हूँ। अब स्वाभाविक सी बात है, पति इतना मनाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो चलो ठीक है, ये सोच के फिर बाद में इन्होंने सोचा कि केस लड़ते हैं। लेकिन केस में जब वकीलों से उसने सलाह मशवरा लिया कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ इस बारे में, तो कहा कि देखो आजकल वकीलों ने भी ये साफ तौर पे कहा कि कानूनी पक्ष आजकल महिलाओं का, लड़कियों का ज़्यादा मजबूत है। तुम्हारे पास चाहे जितने भी एविडेंस है वो कम ही हो जाएंगे। अगर एक लड़की कह दे कि तुमने उसके साथ में दुराचार किया है तो वो वहाँ पर भी हार गया। उसे लगने लगा कि शायद हमारे देश का संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पर लड़कों की ज़िंदगी भी होती है। जहाँ लड़कों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उतना ही अधिकार लड़कियों को भी है। लेकिन लड़कियों को जिस तरीके का कानून संरक्षण दे रहा है उसका इस्तेमाल भी बेजा तरीका से, उसने थक हार कर सोचा कि अब वो ज़िंदगी को, मौत को गले लगाएगा। और उसने ऐसा कदम उठाया जहाँ 7 जून दिन शनिवार का था, जहाँ पर वो एक ट्रेन से कटकर जान दे देता है। उसके बाद में उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके खुद के यूट्यूब एक चैनल है जिसमें वो उसने उस पूरे के पूरे वीडियो को डाला है, जिसमें वो बता रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। यहाँ तक ये भी बताता है कि उसकी पत्नी 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी। 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी पत्नी ने गर्भपात की गोली खा ली और उस बच्चे को गिरा दिया बिना किसी अपने पति को बताए, वो भी अपने परिवार वालों के बहकावे में आकर कि तुम उस बच्चे को जन्म मत दो। मतलब आजकल जो कहते हैं ना कि एक महिला के घर तोड़ने के पीछे एक महिला ही कारण होती है, ऐसा है उसकी जो सास थी, लड़की की माँ थी, वो निकली और इसमें 2 बार हुआ। और बताता ये भी है कि लड़की का अफेयर पहले भी था और शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फ़ोन में बात किया करती थी। 1-2 बार उसने पकड़ा भी, रंगे हाथों पकड़ा, तब जाकर उसने ये भी कह दिया कि तुम मुझ पर शक करते हो, क्या तुम्हें मुझ पर अब विश्वास नहीं है, तुम्हारी मैं पत्नी हूँ। अब इतने सुनने के बाद में चलो मुझे तुम पर विश्वास है, ये कहते उसके मोबाइल फ़ोन को भी चेक नहीं किया। लेकिन वो बताता है कि हाँ, उसकी पहले से किसी न किसी लड़के से अफेयर थी, जो शादी के बाद भी वो लड़की बात करती थी। अब एक पति को भला ये सारी बातें पता चलने के बाद भला कौन पति ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी शादी होने के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है। तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के आरोप लगाए हुए हैं उस युवक ने, जो कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े करते हैं एक नए सिरे से कि वाकई आज हमें ज़रूरत है समाज को एक नए तरीके से देखने की और कानून में एक नया बदलाव करने की। क्योंकि ऐसे अतुल सुभाष, ऐसे आनंद देवांगन, ऐसे कई लोग हैं जो ना जाने ऐसे कानून के तले में दब के अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जाते जाते आनंद देवांगन ने यह भी कहा कि वो मर रहा है और उसकी पत्नी यानी कि उसके मायके वालों को एक फूटी कौड़ी जो उसके जितने भी संपत्ति है उसमें से नहीं मिलना चाहिए। बल्कि उन्होंने अपने बहन को बताया कि मेरी 2 बहनें हैं और उनके 2-2 बेटे हैं, तो उनमें बराबर बराबर हिस्से बांट देना जितने भी उनकी संपत्ति है। बहुत बड़ी बात उन्हें जाते जाते कही है। क्या वाकई अब इसको एक नए सिरे से देखा जाना? जाते जाते सुनिए कि क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि थोड़ी भूमिका ज़्यादा हो सकती है और आगे चल के मैं इसका एक और अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। लेकिन जाते जाते उसका दर्द जरा सुन कर जाइएगा और समझ कर जाइएगा कि क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या वाकई कानून में बदलाव की ज़रूरत है, क्या वाकई अब नए सिरे से एक कानून को लिखे जाने की ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारे देश में। इस बारे में आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये बातें भी नीचे बताते आप चलिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद देवांगन है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थल भिलाई बलौदा छत्तीसगढ़ है और आज मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। इसीलिए मैं पहले ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ
क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या है, मेरी पत्नी मेरे को छोड़ कर के चली गई है और हमारा शादी 27 नवंबर 2024 को हुआ था और वो 25 मार्च 2025 को चली गई। 4 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ अपने मम्मी और दीदी लोग के बहकावे में आकर के। मैं बहुत से वकीलों का सलाह लिया और सभी ने मेरे को ये बोला कि भाई लड़की पक्ष ही स्ट्रांग है, क्योंकि आजकल का जो संविधान है, कानून है, नियम है, सभी उन्हीं के पक्षों में है। आप चाहे कितना भी सही रहें, फिर भी से कोर्ट कानून सिर्फ उन्हीं की ही बात सुनेंगे। मेरे पास सबूत भी है उन लोगों के खिलाफ, फिर भी से मेरा केस मजबूत नहीं है। और उन्होंने बोला कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी घरवाली वापस आएगी। बता रहा हूँ, एक दिन में 20 से 30 बार मेरे ससुराल वाले मेरे घरवाली को कॉल करते थे और सिर्फ कचरा दिमाग में उसके डालते रहते थे। मैं लास्ट 2 से 3 दिन का उन लोगों को बात का रिकॉर्डिंग रखा हूँ, जिसमें आप सुनोगे तो आप खुद बोलोगे कि भाई ऐसे में तो कोई भी लड़की अपने ससुराल में नहीं रह पाएगी अपने पति, अपने सास ससुर के साथ। हमारे घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरे मम्मी और पापा, हम तीनों के तीनों बस हैं। मेरे मम्मी पापा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं हैं। वो खुद एक कपल की तरह रहते हैं और उन्होंने ना मेरे को आज तक रोका है और ना ही उसको कभी भी रोका टोका है। 4 महीने में सिर्फ 2 ही महीना हुआ था कि उसको साड़ी से सूट पहनने दिया गया। हम लोग कभी भी उसको रोके टोके नहीं हैं। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, 4 महीने मेरा शादी में मैं उसको 2 महीने सिर्फ बाहर ही घुमाया हूँ। हर चीज़, हर ज़रूरत का सामान उसके मांगने से पहले ला कर के दिया हूँ। जहाँ बोलती वहाँ लेकर के गया हूँ। फिर भी से मेरे को अपने मम्मी, अपने दोनों दीदी, अपने जीजा जी के बहकावे में आकर के चली गई है। मैंने कल उससे लास्ट टाइम बात किया और उसने मेरे को बोला कि मैं नहीं आऊँगी, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगी और नहीं आऊँगी पूरी डायरेक्ट। मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि न कानून है, न व्यवस्था है, न समाज है, न कोई है। कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ लड़की को बस सुनते हैं। मेरा भी तो कोई दुख को सुनो, मेरा भी तो कोई तकलीफ को सुनो, कोई नहीं है सुनने वाला। मेरी बीवी मेरे घर से मेरे मम्मी पापा को गाली गलौज दे करके गई है। मेरा 2 बार अपने मायके वाले को कहने पे मेरा 2 बार बच्चे को गिराई है गोली खा करके। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने खुद अपने मम्मी को बोला है, जब लास्ट टाइम जब गई है तो अपने मम्मी को बोला, मम्मी मैं पेट से हो गई हूँ और यहाँ रहूँगी तो फंस जाऊँगी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तेरी बड़ी दीदी पुनीता पेट से हुई, तो उसके ससुराल वालों को पता चल गया, बेटी तू यहाँ आ जा और आकर के गोली खा ले, वरना फिर तू ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ, क्या बोलती है उसकी मम्मी? अपने सास ससुर से उंगली दिखा करके ऊंचे आवाज़ में गाली गलौज से बात किया कर। ये सब का सब भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। मतलब अपने घर जाने से पहले, अपने मायके जाने से पहले, एक दिन पहले मेरे मम्मी पापा गए थे पूरी। उन लोग आए हैं 23 तारीख को है। 23 तारीख को रात को 2 बजे आए हैं, ठीक है। और 24 तारीख को सुबह जब पापा उठ करके बैठे थे, मैं बाथरूम में था और तो फिर सुबह आई
और पापा को बोली, क्या बोली कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है और मेरे को चांपा जाना है मेरे मायके। तो मेरे पापा बोले कि बेटी अभी हम लोग थक के आए हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर उसने मुँह छूट गाली दिया, बेर्रा बड़वा मुर्दाई हमर जही तम है जहूँ का। तब फिर पापा कहिस मोर कर ऊँचा आवाज़ में बात न कर, जा अभी तय नहीं है। तो वो बोलिस कि मोर पापा आते लिए मैं होकर संग जाऊँ। तो वो कहिस मोर पापा हाँ कि ठीक है, तो पापा आते ना तो बात कर लेगा, तो कल फिर चल देगा, ऐसे करके कहिस। ये बात क्यों हुआ था इस चीज़ का बता रहा हूँ। क्या है, मैं वही 4 महीने में इन लोग 4 बार मेरी बीवी को लेने आ गए मेरे घर, और हमेशा आते थे तो क्या बोलते थे, चल बेटी सामान पैक कर, कहीं है दुख पात आवत चल। ऐसी कोई बोलता है क्या? आए हो पहले आओ बैठो, मेरे को बैठाओ, उसको बैठाओ, पूछो तो कि क्या दुख है, क्या दुख दिए हैं। मेरे से तो पूछो कि क्या दुख दे रहे हो तुम, उससे पूछो कि क्या दुख पाए हो। मैटर को सॉल्व कराना चाहिए। हमेशा जब भी आते थे बोलते थे चल बेटी तेरे यहाँ दुख पाता, चल सामान पैक कर और चल। हाँ, उस भी दिन क्या हुआ था, हाँ 23 तारीख को उसकी मम्मी फ़ोन की थी, ठीक है, और सुबह बोली थी कि मोर तबीयत ख़राब हवा और मोला देखिए आए बर का एक चीज़ काबर रही सब है, काबर को पेट से हो गए रही, सेहू भी चीज़ लगेगी। मैं पेट से हो गई हो नहीं आऊँ तो यहाँ फंस जाऊँ। तो ओकर अम्मा ओकरे बर पे मोला कहा था अपन छोटे बेटी भूमि कर बोलवाइस के मोर अम्मा चक्कर खा के गिर गए हवा, ओकर तबीयत बहुत ख़राब हवा, और तय लेके आ या फिर मोर पापा आते तो ओकर संग मोर दीदी ला भेज देगा। मैं जब बात ला बाद में सुने तो मोला पता चलिस कि मोर घर वाली पेट से हो गया हवा, और वैसे भी मोला पता रही साहब कि वो पेट से हो गया करके। तो मैं मोला बोले भी रही कि भाई एक बार डॉक्टर कर कंसल्ट कर लेथन, चेकअप वगैरह करा लेथन। तो मोला का कही नहीं मैं पेट से नहीं हुए हाँ वो नहीं देखवा। तो मैं वो चीज़ लगी कहे कि हो गया बस, तय काबर मोर कर झूठ बोला था बस। तो मोला कहिस कि मैं नहीं हुए हाँ वो। मैं बोले चल ठीक है नहीं हुए अवस्था। और ओकर बाद फिर अपन वही अम्मा ला उसने कही कि भाई मैं पेट से हो गई हूँ और मेरे को आना ज़रूरी है और गोली खाऊंगी। तो उसकी मम्मी भी बोली कि हाँ आ जा, वरना फिर फंस जाते, न एटी के रबे न ओटी के। अगर भाई बच्चा नहीं लेना है तो मेरे को बोलो, हम दोनों के दोनों का है वो, हम दोनों को कंसर्न करना रहेगा डॉक्टर से। मेरे मम्मी पापा को इधर गाली गलौज की, मेरे बच्चे को गिलाई है, मेरे मम्मी पापा को कुत्ते की तरह खाना देती थी। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बता रहा हूँ 3 बार विथ फैमिली हम लोग गए हैं उसके घर में लेने के लिए, ठीक है। और जब चौथी बार जब गया तो उन लोग क्या बोले कि अकेले आ मेरे घर। तो मैं और समाज के लोगों के थ्रू बुलवाए थे, ठीक है। और मैं बोला समाज के आदमी को कि भाई मैं उसके यहाँ अकेले नहीं जाने वाला, क्योंकि मैटर बहुत बिगड़ गए हैं। आप बोलोगे मैं आपके घर आ जाऊँगा, पर अकेले वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जब गया मैं, ठीक है, समाज के घर के यहाँ, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हाँ ठीक है उसी के यहाँ से भेजेंगे बोल के। और जब मैं वहाँ गया लेने के लिए तो डायरेक्ट बोल दिए नहीं भेजेंगे बोल के। 3 बार ऑलरेडी जब हम लोग अपने पूरे फैमिली के साथ गए थे लेने के लिए तो भी वैसे ही बोले आओ जाएंगे बोल करके, और जाने पे वैसे ही बोलते थे, बस सुनाते थे और नहीं भेजते थे और नहीं जाऊंगी बोलते थे। जब चौथी बार मैं आया, ठीक है, मेरे को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस टाइम फिर मैं गुस्से में हो गया। तो मैं गुस्से में समाज के आदमी को बोला कि भाई मेरे को तलाक दे दो, मेरे को ऐसा बार बार घूमना पसंद नहीं है। उस भी दिन उन लोग राज़ी हो गए तलाक के लिए तुरंत, ठीक है। तहसील में जा कर के मैं बैठा था 1.5 घंटा से, उन लोग आ रहे हैं बोल के बस बेवकूफ़ बस बनाए, आए नहीं। और फिर मैं घर आ गया अपने। अब घर आया हूँ, फिर 2-3 दिन के बाद समाज के आदमी बोल रहे हैं मेरे को कॉल करके कि वह तलाक दी बर तैयार है, तय आके लेके आ। मैं कहे मैं तो बाद में बताऊँ सोच के। उसके बाद फिर मैं सुबह से कांटेक्ट करता रहा फ़ोन में 2-3 दिन तक।
मैं उसको बोला कि यार आ जाओ, क्यों ऐसा कर रही हो, जो हो गया हो गया। तो एक दिन तो नहीं पता, शायद उसका प्यार उमड़ा या फिर क्या हुआ, मेरे को खुद बोली सामने से कि मैं यहाँ नहीं रह सक रही हूँ, आप मेरे को आओ और यहाँ से लेके जाओ। तो मैं, और आप मेरे को जैसा भी रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, जो हो गया हो गया, आप मेरे को आके यहाँ से ले जाओ। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था, सुबह का बात है। फिर ना मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ, मैं बोला आप एक बार पूछ लो, मैं बोला घर पे। फिर शाम को मेरे को कॉल की तो क्या बोलती है, आप आओगे ना तो पहले मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करो, मेरे दीदी जीजा को फ़ोन करो, समाज के लोगों को फ़ोन करो, उन लोग से परमिशन लो। अगर उन लोग बोलेंगे कि हाँ ले जा कर के, तब फिर आबे और आबे तो सब कोई के गोल छू छू के माफ़ी मांगबे, ओकर बाद फिर लेके। तो फिर भाई मोरो भी दिमाग का ख़राब हुई। मैं कहे भाई वैसा क्यों मैं करूँगा, आप बोल रहे हो तो आपके मम्मी पापा से एक बार मैं पूछ लूँगा, पर बाकी लोगों से मेरे को पूछने का क्या ज़रूरत है, ऐसा मैं बोला। मैं बोला वैसे में मैं नहीं आ पाऊँगा सुधी, और बस इतना हुआ था। उसके बाद फिर ना 2 दिन के बाद मैं फिर से कॉल किया, ये मैं बहुत ज़्यादा रोया गिड़गिड़ाया 1 घंटे से। यहाँ बिलासपुर का रिवर व्यू का जो न्यू वाला रिवर व्यू है ना, वहाँ पे बैठ के 1 घंटे से रोया। शाम को 5-6 बजे जब ऑफिस से आया तो मैं रोया, उसके सामने गिड़गिड़ाया। मैं बोला आ जाओ, जो हो गया, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, ऐसा वैसा बोल के बहुत सारा रोया। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर जब मैं घर आया फिर मेरे को कॉल की, फिर उल्टा पुल्टा बोली, और फिर मैं भी गुस्से में फिर वो बोला कि भाई तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दीदी के बहकावे में आ कर के मेरे साथ ऐसा की हो और मेरे को छोड़ कर के चली गई हो, सब ऐसा बोल के मैं बहुत सारा बोला। फिर अपना मोबाइल को मैं तोड़ दिया गुस्से में। और उसके बाद फिर मैं कल फ़ोन लगाया, कल नहीं मैं परसों भी फ़ोन लगाया था। परसों 2 बार मैं फ़ोन लगाया, वही 11-12 बजे। फ़ोन को नहीं उठाई, ठीक है। क्यों नहीं उठाई, इसका भी रीज़न है कि वो जब से गई है अपने घर, ठीक है। चांपा है उसका मायका, चांपा में भाई उसके आसपास के लोग वाले हमारे जान पहचान के ही हैं। उन लोग बताते हैं कि वो जब से आई है तब से न चूड़ी पहन रही है, न मंगलसूत्र, न बिंदी लगा रही है, न सिंदूर लगा रही है। तो का अधिकार से वो लानू पत्थर, वो तो कुंवारियों की तरह रहते न वो तोर से मया करे, न कुछ न कहीं, बस तो लब घुमात बस आवा। तो जब मैं कॉल उसको किया तो उसको बोला जो हो गया सोफी, तू जैसा चाहती है वैसी होगा। मैं बोला सब गलती मेरी है, तू आ जा, मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। तू बोल रही थी ना माफ़ी मांगने के लिए, मैं सब के लिए तैयार हूँ, तू आ जा। और मैं नहीं आऊँगी, मैं अपने मायके को नहीं छोड़ूंगी, ना अपने मम्मी पापा को छोड़ूंगी। मैं बोला छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है, आ जाओ। वो बोल रही मैं नहीं आऊँगी। सच बता रहा हूँ, मैं अपने ज़िंदगी से हार रहा हूँ। मैं पूरा ज़िंदगी उसके नाम पे कर दिया था, मैं नहीं जी सकता उसके बिना। मैं बहुत सारे असफल प्रयास अपने तरफ से कर चुका हूँ उसके लिए, और वो नहीं आने वाली है। कल के बातों से मेरे को पूरा पता हो गया कि वो अब नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में, और मेरा ज़िंदा रहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे में तो मर ही जाऊँगा, और मर रहा हूँ पल पल, क्योंकि पूरा मानसिक प्रताड़ना ही दी है मेरे को आज तक। मैं किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर वाले पल पल मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ। मेरा ना ज़िंदगी बेकार हो गया खुद। ये जो एक कॉपी है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि कितने सारे मेरे को दुख दिए गए हैं। पूरा भी नहीं लिख पाया हूँ, आधा ही होगा कि उसकी मम्मी क्या बोलती है, उसकी मम्मी ने क्या बोला है, उसके जीजा ने क्या बोला है,
हाँ, उसकी दीदी ने क्या बोला है इसमें, मेरे मरने के पीछे उसकी मम्मी फिरतिन बाई देवांगन, उसकी बड़ी दीदी पुनीता देवांगन, उसके जीजा जी केशव देवांगन, उसकी छोटी दीदी पुक्की भुवनेश्वरी देवांगन, उसका बॉयफ्रेंड शिवा देवांगन, उसकी बड़ी दीदी पुनीता का देवर दादू मनोहर देवांगन, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड शुभी का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिससे वो शादी के बाद भी बात करती थी, जिसको मैंने 2 बार पकड़ा और उसको बोला भी कि भाई तुम किससे बात कर रही हो, तो बोलती है मेरा फ्रेंड है, मेरी सहेली है। मैं बोला कौन सी सहेली, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं बोला ये संदीप है, तो नहीं है वो, ठीक है। और मैं मैसेज को पढ़ना चाहा तो वो डिलीट कर दी, मेरे को पढ़ने भी नहीं थी। जब मैं देखा मैसेज को, मैं पढ़ने का कोशिश किया तो क्या बोली मेरे को कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं बोला ठीक है यार विश्वास है, बोल के मैं उसको मोबाइल को दे दिया। मैं मोबाइल को दिया, फिर वो तुरंत मैसेज को डिलीट कर दी। मैं बोला भाई मैसेज को क्यों तुम डिलीट किए। और जब मैं बाद में पता किया कि वो कौन है, सानू करके है उसका आईडी, सीनू या फिर सीनू नाम से, वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, जिसके वजह से वो मेरे को छोड़ के गई है। इसमें सभी का अपना अपना किरदार है। उसकी मम्मी क्यों छुड़वाई है मेरे को उससे, क्योंकि वो जो कपड़ा दुकान वाला संदीप थावनानी है, ठीक है, उसके यहाँ इन लोग पूरा सब के सब बहाने काम करते हैं। उसका नेचर बहुत गंदा है संदीप थावनानी का। उसने मेरे को फ़ोन कर के कितना बार से धमकी दी है, गाली गलौज किया है, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो भी अननोन नंबर से। पर भाई बात करने के टोन से, अंदाज से, वेवलेंथ से सब चीज़ पता चल जाता है कि किसने कॉल किया है। अननोन नंबर से मेरे को फ़ोन करके मेरे मम्मी मेरी दीदी लोग को कितना गंदा गाली दिए है। खुद सुबह मेरे को बताती थी कि वो जो कपड़ा दुकान वाला है संदीप थावनानी, उसने उसकी जो सेकंड नंबर वाली दीदी है पुक्की के साथ संबंध बनाया है, उसकी माँ के साथ संबंध बनाया है, कितने बार से बताई है। वो सेल भी लगाता है अपने दुकान में, तो वहाँ जो लेडीज़ लोग आए रहते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मतलब वो सेल इसीलिए लगाता है, उस चीज़ को भी मेरे को बताई है। आप मेरे को बताओ भाई, आज के दिन में इंसान कौन किसी को पैसा देता है, हाँ? सुबह जब शादी हुआ तो उसकी खुद बुआ लोगों ने बताया, सुबह के बुआ लोगों ने, कि वो संजू जो है उसके यहाँ एक ग्राहक है जो उड़ीसा से आया था, ठीक है, वो 1,10,000 रुपया इनकी शादी पे स्पॉन्सर करने आया था, देने आया था। खुद इसकी बड़ी दीदी जिसका शादी 2 साल हो गए हैं, सुबह की दीदी का, उसको 40,000 रुपये का मोबाइल गिफ्ट किया है उसके बर्थडे पे। मेरे ही सामने का बात है। सुबह को क्या बोला, iPhone 15 लेगी सुबह, जब उसके पास मोबाइल नहीं था, घर का मोबाइल से मेरे से बात करती थी, ठीक है। उसने मेरे को जिद भी किया था सुबह में कि मेरे को मोबाइल दो, तो मैंने बोला कि यार शादी के बाद ले लेना, अभी से क्या ज़रूरत है। तो नहीं, मेरे को दो। हम लोग एक बार उसके दुकान गए थे लेने के लिए, तो मेरे ही सामने बोला यार सुबह iPhone 15 लेगी। मैं सोचा कि भाई ये कल iPhone 15 के चक्कर में मेरी घर वाली से, मेरी मंगेतर से क्या मांग ले, उसी की इसमें मैं उसको फिर मोबाइल दिया सुबह को, वरना फिर मैं शादी के बाद ही देता मोबाइल। जो पुक्की है उसको मेरे ही सामने क्या बोला है, 40,000 रुपये पेमेंट में तू काम करेगी पुक्की। तो वो क्या बोली कि उससे ज़्यादा तो मैं ऐसे ही कमा लेती हूँ। भाई क्या काम करते हैं कपड़े में ऐसे लोग कि भाई 40,000 रुपये से ज़्यादा कमाई हो जाता है मंथली का। कोई भी आदमी रहे, 10 साल हो गया है उसको काम करते हुए वहाँ, मैं मान रहा हूँ 10 साल में आदमी कितना देगा, 20,000 रुपये देगा, उससे ज़्यादा थोड़ी देगा। वो तो 40,000 रुपये से ज़्यादा कमा लेती है। उसकी माँ सिर पर इसी वजह से क्या मेरे को बोली थी, शादी से पहले उसकी माँ
कि तय शादी होके जाके तय अभी कमात हवस, जो भी लगे तय अभी कमात हवस महीना के 6,000 रुपया, तो फिर तय चल देवे, तय तो कमाई हमोर बंद हो जाएगी, तो कौन दी मोला। तो सुभी का कहत हवा आप देना कहत है मेरे घर में महीना 5,000 रुपया। उसके बाद फिर मैं हामी भर दिया था। फिर मैं सोचा कि भाई इन लोग मजाक में बोल रहे हैं या फिर कैसे। मैं उसकी मम्मी से पूछा भी इस चीज़ को, उसकी मम्मी बोली हाँ सही है, देना पड़ेगा, और मेरा बड़ा दामाद देता है बोली। मैं बोले भाई ऐसे में तो फिर हम नहीं कर सकन शादी का, 5,000 रुपये तय तो EMI टाइप की याद करत है, जैसे हम कुछ खरीदे हैं तो यहाँ ले, तो इसके वजह से हम रिश्ता तोड़ दिए थे। फिर वो का बोली कि ठीक है मत दे देते। हाँ, अभी उसकी मम्मी सिर्फ इसी वजह से ही तोड़वाई है रिश्ता को, कि भाई दुकान से वो कमा के ला रही थी और अपनी मम्मी को पकड़ा रही थी, बस उसका सिर्फ बस पैसा बस खाने के लिए वो रिश्ता को तोड़वाई है। उसकी जो बड़ी दीदी है पुनीता, जो जेठा गई है शादी हो करके, क्या बोली है, राजा मेरे को ना पहले पसंद था ना आज पसंद है। इसका भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग, शोभी को खुद बोली है, राजा ना मेरे को पहले पसंद था ना आज पसंद है। मैं तो पहले भी उसका रिश्ता तोड़वाना चाह रही थी और आज भी चाह रही हूँ, और थोड़ा वापस वहाँ नहीं जाना है, सोच ले काके तोड़वा के जाते। एक दिन पहले की हमन की प्लानिंग रही साहब 24 तारीख के, और जहाँ तक कि 23 के संझा को उनके भी रही जावे, पर ओकर मोर करे रिकॉर्डिंग का नहीं हवा, पर 24 के संझा को उन्हें मन 1 घंटा ले भाई प्लानिंग करे हवा, जेकर मोर कर पूरा रिकॉर्डिंग का हवा। और 25 तारीख के जब यह गई हवा, मैं घर में नहीं रहे हवा, न मोर कर पूछे न कुछ न कहीं, और ऊपर से मोर अम्मा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते कि अम्मा मोर 25 तारीख के फ़ोन करके एक घर में कहे हवा कि आके अपन बेटी ले लेके जावा। मोर अम्मा 25 तारीख के फ़ोन करी सावा, पर का कही से कि तुम्हार बेटी है खाना हुआ नहीं खाता हवा, आवा वो समझावा, कुछ हो वजह तो फिर कैसे कर मूर बेटा वो भी नहीं मिला थे, ऐसे करके कही। इसका महू भी नहीं रहे आओ, एक टेंशन की वजह से महू भी चल दिए रहे घर ले छोड़ के। अब मैं 24 तारीख की प्लानिंग बनाए रही सकते कैसनो भी करके अपन सास ससुर अपन घर वाला टॉर्चर करके जिसना भी तोड़ले हो हमन कर फ़ोन लगवाबे वही मन के थ्रू, आओ वो मन कही कि आवा और लेके जाओ अपन बेटी ला। एकरो भी मोर कर रिकॉर्डिंग प्रॉपर इतने टांग के मेंटली टॉर्चर करे हवा। तो एक पुनीता दीदी है काबर तोड़वाना चाहत रही से रिश्ता ला अपन देवर बर। हाँ, जब इमन की जब शादी हुई सो इस टाइम हमन के रिश्ता फिक्स हो गए रही, जे टाइम पुनीता के शादी हुई सावना एक बड़े दीदी के, वही टाइम मोर और शोभी के रिश्ता फिक्स हो गए रही सावे। एक जीजा वेला कुछ भी इज्जत नहीं मिली। अब एक जीजा चाहत रही से कि शोभी के बिहाव कर भाई करा होगा, मनोहर देवांगन कर। अब शोभी मोर का तेजत होगी तो वो कुछ नहीं करत बनी, ओटे बारे मन मोर रिश्ता ला तोड़वाना चाहत रही से। तीसरा फुलेश्वरी पुक्की देवांगन। क्या हुआ, पुक्की यही जो अपने सेठ के साथ है, ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड है शिवा, ठीक। जब शोभी जब शादी हो करके मेरे यहाँ आई, ठीक है, उसके बाद फिर जब फिरने में लिखते हैं ना 15 दिन के लिए, तो हम लोग साफ बोले थे शोभी को कि शोभी आप ना अभी जा रहे हो तो आप दुकान मत जाना, उसके सेठ के नेचर की वजह से बोले थे दुकान मत जाना। दूसरा पुक्की का जो बॉयफ्रेंड है उसकी दीदी का बच्चा हुआ था तो छठी था उसके यहाँ, उसके दीदी के यहाँ, ठीक है, तो उसके यहाँ ये निमंत्रण दिया था। तो हम लोग बोले थे कि भाई अभी नया शादी हुए हो वहाँ भी मत जाना। और तीसरा कि कहीं भी जा रहे हो तो एक बार पूछ के जाना। और अभी नया गए हो तो मेरी दादी जो उसकी बुआ है, ठीक है, उनके यहाँ खाना खाने चले जाना, अपने छोटे मामा के यहाँ चले जाना और मेरी दीदी यहाँ चले जाना। ज़्यादा लोगों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी जाओगे अपने मम्मी के साथ ही जाना, इतना बस बोले थे उसका। पहली बात दुकान मत जाना, वो दुकान गई। दूसरी कि छठी में मत जाना, तो दुकान जो संजू है उसके साथ रात को बैठ के वहाँ छठी में गई थी। तीसरा कि बिना पूछे मत जाना, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक दिन मेरी बड़ी दीदी उसको खाना खाने के लिए बोली थी, ठीक है, तो वो वहाँ गई थी खाना खाने के लिए। उसकी जो छोटी दीदी है पुक्की, वो उसको कॉल की, ठीक है, और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तो उसके साथ बैठ के आ जाना होटल सुमित में, वहाँ हम लोग खाना खाएंगे।
ये ना मेरे को पूछी ना मेरे घर वालों को, उसके साथ गाड़ी में बैठ कर के चली गई। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन किया, मैंने शायद मम्मी को फ़ोन की दीदी को और पूछी कहाँ है बहुरिया, हाँ आए खाना हुआ खाए करके, तो कहीं से आए रही से पर वो कर संग ही सावे करके अपन दीदी के बॉयफ्रेंड के संग। अब मैं उतना सुने तो भाई मोरो भी जी के दुख तो पाकेज करिए कि भाई मोर घर वाली मोर कर एक भी बात नहीं पूछिस ना ही तू मन कर पूछे और चल दिस ककरो भी संग। अब मैं फिर पापा ला कहे कि तह भेज दिए आवाज़ ऐसे वैसे, तो पापा होकर अम्मा ला फ़ोन करके कही कि भाई अभी वो मन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, कही तुम्हार ओकी और शिवा के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो मन दोनों के दोनों कोई घूमा चाहे कुछ भी करे, हमार बहुरिया ला का मतलब ले जाए कि अब हमन कर भी ना पूछे कौन होते का हक से ले गई ऐसा अगर तोला नहीं जान देना रहीस ना, एक बार पूछना भी सही नहीं समझ इतने बस कहीस हवा पापा आई चीज़ के गुस्सा ला फुक्की धरे आवे के तय मोर अम्मा ला सुनाए हवा से मोर बॉयफ्रेंड करे जाए नहीं दिए वो लोग घूमने करके, और जब मैं गए हवा वो खाए पिए सब के आके मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं जीना चाहता, मैं तंग आ गया हूँ अपनी लाइफ से, इसलिए मेरा लास्ट वीडियो है। और कहने के लिए बहुत सारा है, बताने के लिए भी बहुत सारा है, पर मैं बता रहा हूँ आजकल का संविधान, न्याय संहिता, कार्यपालिका जो भी है हमारा कानून कोई भी लड़कों के पक्ष में नहीं है, कोई भी नहीं सुनता हमारी बात। ये कानून ही बेकार है, हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। जिनको इसकी आवश्यकता है उनको ये चीज़ नहीं मिल रही है, और जिसको नहीं है उसकी आवश्यकता उन लोग फालतू का बस इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप कानून ही बना रहे हो तो भाई अगर लड़की के पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं क्या मानता हूँ कि भाई अड़ोसी पड़ोसी को ही सबसे ज़्यादा पता रहता है। अगर कानून व्यवस्था भी अगर बनाया गया है लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भाई अड़ोसी पड़ोसी 3 अड़ोसी पड़ोसी या फिर 4 अड़ोसी पड़ोसी मिल करके उस घर वाले, उस लड़के या फिर लड़की या फिर उसके माता पिता जो भी है ससुराल वाले उनके खिलाफ़ कंप्लेन करें, या फिर पहले उनसे जानकारी लिया जाए कि वाकई में इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, कोई गलत व्यवहार हुआ है, मारा पीटा गया है, गाली गलौज किया गया है या फिर कोई भी दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बाद ही आगे का कार्यवाही होना चाहिए। सिर्फ लड़की के कहने पे या फिर सिर्फ एक ही पक्ष के सुनने से कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, जो कि मेरे साथ आज हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं साफ बता रहा हूँ भाई, देखो उसने साफ बोला है और उसके घर वालों ने भी कि मेरे से वो शादी सिर्फ मेरे पैसों की वजह से ही की है, ठीक है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि मेरे हिस्से का एक भी रुपया उसको या फिर उसके परिवार वालों को या फिर मेरे ससुराल वालों को किसी को भी ना दिया जाए। मेरे हिस्से का जो पैसा है वो मेरे चारों भांजा, मेरी दोनों दीदी आरती और अंजू के दोनों बेटों में बराबर बांट दिया जाए। मेरी पत्नी या फिर मेरे ससुराल वालों को किसी को भी एक पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इतना न्याय मेरे को दिलाइएगा।